नमस्कार साथियों, मैं नितेश शाहू लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम प्रबंधन की कुछ क्लासेस देख रहे हैं, कल हमने प्रबंधन के प्रकृति के बारे में जानने की कोशिश की थी कि प्रबंधन कितनी प्रकृति का होता है। आज हम बात कर रहे हैं प्रबंधन के स्तरों की। तो प्रबंधन के स्तर कितने होते हैं, दरअसल हम इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये आपका सिलेबस है और यहाँ पर 1.3 में एक टॉपिक लिखा हुआ है प्रबंधन के स्तर एवं प्रबंधन के कार्य। तो आज हम देखेंगे बेसिकली प्रबंधन के कितने स्तर हैं और प्रबंधन के कितने कार्य होते हैं। हम आज उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जितना कुछ हम पढ़ रहे हैं ये आप सभी आपको ये पीडीएफ के माध्यम से ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगा, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रबंधन के स्तरों के बारे में पढ़ने की। तो यहां पर देख लेते हैं प्रबंधन के स्तर। मुख्यतः प्रबंधन के 3 स्तर माने गए हैं। किसी भी संगठन में जब आप जाएंगे तो किसी भी संगठन में जो पद सोपान होता है, यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, पद सोपान। तो जो पद सोपान होता है किसी भी संगठन में, ये बेसिकली 3 स्तर का होता है। पद सोपान को अंग्रेजी में हायरार्की कहा जाता है और इसका अर्थ ये होता है, इसको ऐसे समझ लीजिए, इसके अर्थ को हम इसको बार बार पढ़ रहे हैं कि प्रत्येक संगठन में कुछ ऐसे पद होते हैं जो संगठन के अंतिम निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनको आप लोग कहते हैं शीर्ष स्तरीय प्रबंधन या शीर्ष प्रबंधन। तो ये शीर्ष स्तरीय प्रबंधन होता है। तो ये इन लोगों का मुख्य काम होता है किसी भी विषय के बारे में निर्णय करना, निर्णय लेना, और इनके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनको क्रियान्वयन की जिम्मेदारी होती है मध्य स्तरीय अधिकारियों की। और उसके बाद आते हैं निम्न स्तर के अधिकारी। ये बेसिकली मध्य स्तर के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं और ये किसी भी कंपनी में निरीक्षण का कार्य करते हैं, सर्वेक्षण का काम करते हैं, और निचले स्तर पर जो कुछ कार्य होते हैं वो निम्न स्तर के लोगों को कहते हैं। तो ये जो क्रम है, ये पदों का जो क्रम है, ये बेसिकली पद सोपान कहलाता है। और इसमें शक्ति का हस्तांतरण मुख्य रूप से होता रहता है। शक्ति का हस्तांतरण, आगे हम एक चीज के बारे में बात करेंगे। आगे हम जैसे जैसे सिलेबस में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग प्रत्यायोजन के बारे में एक टॉपिक पढ़ेंगे, प्रत्यायोजन। तो प्रत्यायोजन में हम देखेंगे कि शीर्ष स्तर से निम्न स्तर तक शक्तियों का समय समय पर वितरण होता है, वो प्रत्यायोजन के अंतर्गत आता है। तो आज हम बेसिकली बात कर रहे हैं प्रबंधन के स्तरों की। तो प्रबंधन के बेसिकली 3 स्तर प्रबंधन के माने गए हैं किसी भी संगठन में। तो देखते हैं कौन से स्तर हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि प्रबंधन के 3 स्तर होते हैं। सबसे ऊपर कौन है? शीर्ष स्तरीय लोग। तो अब आज हम बेसिकली बात करेंगे शीर्ष स्तरीय प्रबंधन की। तो शीर्ष स्तरीय प्रबंधन क्या होता है, कौन कौन शामिल होते हैं, आज हम बात करते हैं। देखिए, बेसिकली आप किसी भी संगठन में जाएंगे तो शीर्ष स्तरीय प्रबंधन के जो लोग होते हैं उनमें कौन कौन शामिल है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। शीर्ष स्तरीय प्रबंधन में कौन कौन शामिल है। देखिए, सबसे पहले तो शीर्ष स्तरीय प्रबंधन में शामिल होते हैं मुख्यतः संस्थापक। किसी भी संगठन के जो संस्थापक होते हैं ये अपने संगठन को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये निर्णय भी लेते हैं, ये क्रियान्वयन में की जिम्मेदारी भी उठाते हैं, ये नियुक्तियां भी करते हैं, बजट पर भी काम करते हैं और बहुत सारे काम ये लोग करते हैं। कार्य हम आगे देखेंगे। इसके बाद आ जाएं तो दूसरे स्तर पर होते हैं संचालक मंडल के लोग। संचालक मंडल, तो संचालक मंडल के लोग ये भी शीर्ष स्तर पर मौजूद होते हैं। इसको आप अंग्रेजी में BODB कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बेसिकली क्या होता है कि जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहां पर एक डायरेक्टर की अपेक्षा डायरेक्टर्स का समूह होता है और ये सभी लोग मिलकर बहुमत के आधार पर निर्णय लेते हैं। ध्यान रखें, बहुमत के आधार पर निर्णय होता है। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। किसी भी बड़ी कंपनी को ले लीजिए, टाटा को ले लीजिए या रिलायंस को ले लीजिए, ये सभी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और ये बेसिकली कोर मेंबर होते हैं जो कंपनी के किसी भी निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होते हैं। साथ साथ कंपनी की बजटिंग के लिए, कंपनी में नियुक्तियों के लिए और सारे क्रियाकलापों पर अंतिम निर्णय जो होता है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही होता है। इसके बाद चले तो तीसरे स्तर पर MD भी इसमें होते हैं। MD का मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, आप इसको हिंदी में कहते हैं
प्रबंध संचालक। तो ये जो प्रबंध संचालक स्तर के अधिकारी होते हैं ये मुख्यतः शीर्ष स्तर के प्रबंधन में आते हैं। क्यों आते हैं भाई? प्रबंध संचालक यानी कि इनको दोनों काम करने हैं। आपको इन दोनों को क्या करना है? पहला तो उस संगठन का प्रबंधन करना है जिस संगठन में ये काम कर रहे हैं, और केवल प्रबंधन नहीं करना, उसका संचालन भी इनको करना है। तो प्रबंधन के रूप में ये सारे ऑफिस को मैनेज करेंगे, और संचालन में क्या करेंगे कि जो निर्णय लिए गए हैं उनको क्रियान्वयन करने के भी मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। इसके अलावा चौथे नंबर पर होते हैं बेसिकली मुख्य प्रबंधक। तो मुख्य प्रबंधक ये भी एक तरह का पद होता है, ये अलग अलग कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो मुख्य प्रबंधक जो होते हैं ये मुख्य प्रबंधक भी मुख्यतः शीर्ष स्तरीय प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा चले तो ट्रस्टी भी मुख्य शीर्ष स्तर के प्रबंधन पर शामिल किए जाते हैं। सवाल यह है कि ट्रस्टी क्या होते हैं? गांधी जी का भी एक सिद्धांत है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ट्रस्टी क्या होते हैं? ट्रस्टी किसी संपत्ति के नाम मात्र के मालिक होते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति ने मान लीजिए कोई एक कॉलेज का निर्माण कर लिया है, एक कॉलेज उसने बना लिया, ये उसकी संपत्ति है, लेकिन वो इसका संचालन नहीं करता। अब उसने क्या किया कि इस संपत्ति को दूसरे के हाथों में दे दिया, एक ट्रस्ट बना दिया, उसने एक समिति बना दी, उसको दे दिया, एक ट्रस्ट को दे दिया, और उसको कहा कि भाई आप इसका संचालन कीजिए। संपत्ति नहीं की है, संपत्ति इस ए व्यक्ति की है, इसने कॉलेज बनाकर ये संपत्ति दे दी, और इस कॉलेज में नाम मात्र के लिए वो एक संपत्ति का हितधारक है, बाकी सारा कार्य एक ट्रस्ट के माध्यम से होता है। तो ऐसे लोगों को हम ट्रस्टी कहते हैं। इस पर भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं ज्यादा, तो अभी सिर्फ इतना सा ही दिमाग में रखेंगे। तो ये जो ट्रस्टी होते हैं ये भी इसी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो अब देखिए कौन कौन शामिल हो गया। संस्थापक इसके अंतर्गत है, संचालक मंडल इसके अंतर्गत है, एमडी इसके अंतर्गत है, मुख्य प्रबंधक इसके अंतर्गत है, ट्रस्टी भी इसी के अंतर्गत आते हैं, और कहीं कहीं पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बनाया जाता है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होता है यहां पर ध्यान रखेंगे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल मुख्य रूप से समस्त गतिविधियों को, जो क्रियान्वित होने वाली गतिविधियां हैं, मतलब शीर्ष स्तर जो निर्णय लेता है इसके आधार पर मध्य स्तर जिन कार्यों का संचालन करता है, इनको इसी स्तर पर बैठे हुए लोग, ये जो कार्यों का क्रियान्वयन करने वाले लोग हैं, यहां पर बैठ के इनके कार्यों का और ये निम्न स्तर के लोगों के कार्यों का को कंट्रोल करते रहते हैं। इनको समय समय पर ये दिशा निर्देश देते रहते हैं कि आगे हमको किस दिशा में कार्य करना है। तो बेसिकली ये शीर्ष प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। शीर्ष स्तरीय प्रबंधन में ये अधिकारी शामिल होते हैं। आपसे सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन शीर्ष स्तरीय प्रबंधन में शामिल नहीं होता? तो अब देख लें, संस्थापक शामिल है, संचालक मंडल भी शामिल है, एमडी शामिल है, मुख्य प्रबंधक शामिल है, ट्रस्टी शामिल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल शामिल है। अब विकल्प प्रश्न बना लेते हैं। इसका हो सकता है पूछ ले कि कौन शीर्ष स्तरीय प्रबंधन में शामिल नहीं है। 4 विकल्प आपको दे देगा, संस्थापक, प्रबंध संचालक, मुख्य प्रबंधक, चौथा विकल्प दे देगा सहायक प्रबंधक। तो मुख्यतः सहायक प्रबंधक के बारे में हम जब मध्य स्तर पढ़ रहे होंगे तब हम बात करेंगे कि सहायक प्रबंधक बेसिकली इस स्तर पर काम करते हैं, वो क्रियान्वयन का काम करते हैं। तो सहायक प्रबंधक मध्य स्तर की श्रेणी में आते हैं, मध्य स्तर के प्रबंधन में आते हैं। तो उम्मीद है ये पद आपको दिमाग में रहेंगे कि शीर्ष स्तर के प्रबंधन पर कौन काम कर रहा है। इसके बाद हम समझते हैं इनके कार्यों के बारे में। भाई ये तो पता हो गया कि शीर्ष स्तर पर आखिर कौन काम कर रहा है, लेकिन अब हमको ये पता करना है कि शीर्ष स्तर पर जो लोग हैं वो आखिर में काम क्या करते हैं। क्योंकि पद बनाए गए हैं तो किसी न किसी उद्देश्य से बनाए गए होंगे, किसी न किसी कार्य को संचालित कर रहे होंगे। तो कार्य देखते हैं। बेसिकली इनके जो कार्य होते हैं वो कार्य निर्णयात्मक कार्य बेसिकली होते हैं। कौन से कार्य? निर्णयात्मक कार्य होते हैं। सॉरी, यहां पर ध्यान रखेंगे, निर्णयात्मक कार्य बेसिकली इनके होते हैं। यानी कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ट्रस्टी के रूप में काम कर रहे हैं या प्रबंध निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं, तो प्रबंध निदेशक के रूप में अगर हैं तो कंपनी में या संगठन में जो भी अंतिम निर्णय लेने हैं वो शीर्ष स्तर के लोग ही करते हैं। मध्य स्तर के लोगों का काम तो सिर्फ इतना सा होता है, शीर्ष स्तर के लोग ही यहाँ पर काम करते हैं। मध्य स्तर के लोगों का काम तो सिर्फ इतना सा है कि
इनके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनका क्रियान्वयन करना। एक उदाहरण के साथ में समझते हैं, ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि कोई संगठन है और कोई संगठन किसी एक वस्तु का उत्पादन करता है, या किसी एक बैंक का उदाहरण ले लीजिए। कोई बैंक में जो प्रबंध निदेशक हैं वो शीर्ष स्तर पर बैठे हैं, तो वो निर्देश देते हैं आखिर में कि भाई हमको किसको ऋण देना है, कितनी मात्रा में देना है, किसको ऋण नहीं देना है। तो ये सारा जो दिशा निर्देश आता है ये शीर्ष स्तर से आता है। तो यहाँ पर ध्यान से समझ लें, निर्णय कौन ले रहा है भाई? शीर्ष स्तर पर बैठा व्यक्ति। और उसके निर्णयों का क्रियान्वयन कौन कर रहा है? मध्य स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति। तो ये दिमाग में रखना है कि अंतिम रूप से जो निर्णय होगा, देखो मध्य स्तर का व्यक्ति निम्न स्तर का जो अधिकारी है, ये निम्न स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं, ये इसको सुझाव दे सकते हैं। मान लो एक बैंक संगठन की बात कर रहे हैं और कोई व्यक्ति उनके पास लोन के लिए आता है, तो निम्न स्तर का व्यक्ति सुझाव दे सकता है कि ठीक है, इसका बैकग्राउंड ठीक है इस व्यक्ति का, उसको आप ऋण दे दीजिए। उसके बाद ये भी इनको सिर्फ सिफारिश कर सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति आए हैं, फलाने व्यक्ति आए हैं और इनको लोन की आवश्यकता है, इनका बैकग्राउंड अच्छा है, पुराना रिकॉर्ड भी अच्छा है, तो आप इनको दे दीजिए। लेकिन ऋण देना है या नहीं देना है वो शीर्ष स्तर के लोग ही मिलकर तय करते हैं। तो बेसिकली निर्णयात्मक भूमिका किसी भी चीज में वो किसकी होती है? शीर्ष स्तर की होती है। मान लीजिए किसी संगठन में नियुक्तियां चल रही हैं बहुत सारी, और बहुत सारे कैंडिडेट्स आए हैं और चल रहा है, उनका इंटरव्यू चल रहा है कि भाई किसको नियुक्त करना है। तो वहां पर भी ये लोग इंटरव्यू तो ले लेंगे, लेकिन अंतिम रूप से निर्णय जो शीर्ष स्तर के लोग हैं वही करते हैं कि भाई हमको किसको अपनी कंपनी के लिए रखना है, किसको नहीं रखना है। अदरवाइज जब अनुपयुक्त व्यक्ति कंपनी में आ जाएगा तो वो कंपनी जो है धीरे धीरे उसके विकास की गति रुक जाती है। तो निर्णयात्मक कार्य किसके होते हैं? शीर्ष स्तर पर बैठे हुए लोगों के होते हैं। इसके बाद देखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपको चलाना है तो बजट अति आवश्यक होता है। तो बजट का जो अनुमोदन है वो भी शीर्ष लोग करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें, अनुमोदन का मतलब है अनुमति प्रदान करना, यानी कि बजट को फाइनल करना। अब यहाँ पर देखें, ये जो निम्न स्तर के लोग हैं, निम्न स्तर पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, इनको यह पता है कि वास्तव में व्यय किन किन चीजों में हो रहा है, कहां कहां पर व्यय हम कर रहे हैं, कितना मात्रा में व्यय जा रहा है। तो ये निम्न स्तर के कर्मचारी वर्ष में कितना व्यय होना है ये पूरा निकाल के मध्य स्तर तक पहुंचाते हैं। फिर मध्य स्तर वाले और रिसर्च करके ये करते हैं कि दोनों मिलकर के भाई और कितना खर्च हो सकता है अनुमानित एक वर्ष में, और ये पूरा खाका तैयार करके शीर्ष स्तर तक पहुंचा देते हैं, प्रबंध निदेशक तक पहुंचा देते हैं, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंचा देते हैं, या बोर्ड ऑफ कंट्रोल तक पहुंचा देते हैं कि भाई देखिए हम इस वर्ष इतने कर्मचारी हमारे पास रखे हैं, हमने 100 कर्मचारी हैं मान लीजिए, तो इनको वेतन देना है, इतने का कच्चा माल आएगा, इतना खर्चा हमको तकनीशियन को देना है, इतना बिजली का बिल होगा। ये सारा बजट शीर्ष स्तर तक पहुंचता है। अब शीर्ष स्तर देखता है कि ये बजट तो इतने का बन गया, इसमें आय कितनी हो रही है और व्यय कितनी हो रही है। उसके आधार पर ये बजट को अनुमोदित करते हैं कि हाँ, एक वर्ष का बजट हम इतना रख रहे हैं, इसमें हमको इतनी आय होनी चाहिए और हमको इतना व्यय होना चाहिए। और जिस आधार पर ये शीर्ष स्तर बजट को अनुमोदन करता है, इसी के आधार पर फिर मध्य स्तर और निम्न स्तर योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है। तो बजट को अनुमोदन करने की भी जिम्मेदारी किसकी होती है? शीर्ष स्तर पर बैठे हुए लोगों की होती है। जैसे भारत सरकार को ले लीजिए, भारत सरकार शीर्ष पर बैठी है, तो पूरे भारत के लिए बजट बनाती है। सारे मंत्रालय फिर क्या करते हैं? उस बजट के अनुसार उनको जितना वितरण किया गया है उसके आधार पर वो कार्यों का क्रियान्वयन करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा काम क्या होता है उसको समझते हैं। एक बात बताइए, कोई भी संगठन जो है वो बिना प्लान के नहीं चल सकता, योजना तो बनानी पड़ती है। आप कुछ भी करें, जैसे भारत सरकार को ले लीजिए, भाई भारत सरकार एक योजना चला रही है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो उसमें हम गरीबों को खाद्यान्न बांट रहे हैं। भाई 3 रुपए किलो में चावल, 2 रुपए किलो में गेहूं और 1 रुपए किलो में मोटे अनाज। तो ये योजना गरीबों के लिए है। ठीक है, ये योजना का निर्माण निचले स्तर पे लोग नहीं कर रहे हैं, इस योजना का निर्माण उच्च स्तर पर बैठे हुए लोग ही कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दें, वैसे हर संगठन में होता है कि उच्च स्तर पर बैठे हुए लोग, शीर्ष स्तर पर बैठे हुए लोग उस योजना के, उस संगठन के लिए योजना का निर्माण करते हैं। अब योजना तो हमने बना ली,
कि समय समय पर अगर हम उसकी समीक्षा न करें कि योजना का क्रियान्वयन उचित तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमने जिन लोगों के लिए योजना बनाई है कि वंचित वर्ग तक योजना का लाभ पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, अंतिम वर्ग को इसका लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है, योजना जिस उद्देश्य से बनाई गई थी वो उद्देश्य उस योजना का पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये लोग समय समय पर उसकी समीक्षा भी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा योजना के अलावा ये लोग परिणाम की भी समीक्षा करते हैं। किसकी समीक्षा? परिणाम की। इसका भी अर्थ समझ लेते हैं। देखिए भाई, हमने बजट इसने बना लिया, एक योजना का भी निर्माण कर लिया। अब योजना जो बनाई, योजना सिर्फ इसलिए बनाई जाती है कि वो संगठन अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। तो अब इसने योजना बना लिया, तो अब ये योजना कितनी सफल हुई, इसके क्या परिणाम कंपनी को मिले। भाई कंपनी तो चाहती थी ना कि सकारात्मक परिणाम आए उस योजना के, तो सकारात्मक परिणाम मिले हैं या नहीं मिले हैं? नहीं मिले हैं तो क्यों नहीं मिले हैं, और मिले हैं तो इसमें और कितना सुधार हमको करना है ताकि हमको आगे चल के और ज्यादा लाभ हो। इस बात की समीक्षा समय समय पर ये सिर्फ स्तर पर बैठे हुए लोग करते हैं। जैसे एक भारत सरकार के उदाहरण के साथ मैं आपको समझाता हूं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जब स्टार्ट हुई तो हमने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लेकर आए 1997 में। समय समय पर उसकी समीक्षा की जाती है कि कितनी सक्सेस हुई है, अभी भी कहां पर लूप होल बचे हुए हैं, अभी भी लोगों तक खाद्यान्न नहीं पहुंच पा रहा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वें नंबर पर है, तो आखिर हमसे चूक कहां हुई है। अब नीति आयोग और शीर्ष पर बैठे प्रबंधन के लोग समय समय पर रिसर्च कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं, इसके बाद में हम बात करते हैं, इनका एक और काम होता है आय का वितरण करना। किसका वितरण? आय का वितरण करना। इसको समझते हैं। अब देखिए, इन्होंने काम किया, उत्पादन किया, इन्होंने उस कार्य को मैनेज किया, और कुल मिलाकर जितना भी इन्होंने विपणन किया, इसको मैं एक बार मिटा देता हूं। तो मध्य स्तर में और उच्च स्तर के लोगों ने मिलकर जितना भी विपणन किया, निम्न स्तर, ये हो गया मध्य स्तर, इन लोगों ने मिलकर जितना उत्पादन किया और जितना विपणन किया, उसके आधार पर आय आई। तो आय का पूरा ब्यौरा इनके पास में पहुंचा शीर्ष स्तर पर। तो अब ये देखो, अब जब बजट तैयार हो रहा होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना है, बजट तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? शीर्ष स्तर की है। सॉरी, बजट को अनुमोदन करने की जिम्मेदारी किसकी है? शीर्ष स्तर की है। तो जब ये बजट तैयार होगा तो अब आय का वितरण जो होगा ये शीर्ष स्तर ही करेगा कि भाई हमको किस क्षेत्र में कितना धन देना है, ठीक है, और इससे हमको कितना लाभ कमाना है, ये सारे निर्णय इसके हैं। तो किसी भी संगठन में आय का जो वितरण होता है वो शीर्ष स्तर के लोग करते हैं, मध्य स्तर के लोगों के पास यह अधिकार नहीं होता। इस चीज को दिमाग में रखना है। तो जैसे आय के वितरण में शेयर को लेकर भी चर्चाएं होती हैं कि शेयर, अगर किसी कोई संगठन है, कोई कंपनी है, वो अपने शेयर बेच रही है, तो वो शेयर किस स्तर पर बेचेगी, कितने शेयर भी बेचने हैं, कितनी इक्विटी देनी है, ये इक्विटी देने का निर्णय किसका होता है? शीर्ष स्तर का होता है कंपनी में। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसके बाद में चलते हैं इसके अन्य कार्यों के रूप में। तो इसका अन्य कार्य होता है दीर्घकालिक स्थायित्व बना रखने के लिए ये काम करते हैं। क्या बोला मैंने? दीर्घकालिक स्थायित्व बनाए रखने के लिए ये काम करते हैं। ध्यान देखें, बेसिकली शीर्ष प्रबंधन में हमने देखा कि कौन कौन बैठा हुआ है भाई? बीओडी बैठा हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि इनका काफी मात्रा में इनका भी धन इस कंपनी में लगा हुआ है, पूंजी लगी हुई है। इसके बाद यहाँ पर ट्रस्टी बैठे हुए हैं, एमडी यहाँ पर बैठे हुए हैं, संस्थापक यहाँ पर हैं। तो ये देखिए यार, ये जो मध्य स्तर के कर्मचारी होते हैं ना, और ये निम्न स्तर के जो होते हैं ना, इन लोगों के दिमाग में एक चीज होती है, बिकॉज ये वेतनभोगी होते हैं मुख्यतः। तो ये लोग क्या करते हैं, इनको लगता है कि कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कहीं और अच्छा वेतन मिल रहा है, तो हम इस कंपनी को स्विच करते हैं, इस संगठन को स्विच करते हैं और दूसरे संगठन में चले जाते हैं। तो इनको इस चीज से मतलब नहीं होता है कि हम लोग लंबे समय तक हम लोग यहाँ पर टिके रहें, इस कंपनी को लंबे समय तक हम बनाए रहें, इनको इससे कोई लेना देना नहीं होता है। जबकि जो शीर्ष स्तर पर लोग बैठे हुए हैं ना, इनको मुख्यतः ये होता है कि ये संगठन एक लंबे समय तक काम करता रहे, संगठन लंबे समय तक लाभ अर्जित करता रहे, संगठन लंबे समय तक लोगों के हितों को साधता रहे, और लंबे समय तक संगठन जो है
वो सामाजिक हितों में कार्य करता रहे। तो दीर्घ स्तर पर बैठे जो लोग होते हैं ना, ये तात्कालिक योजना नहीं बनाते हैं, ये दीर्घकालिक योजनाओं का निर्माण करते हैं। ये देखते हैं कि आज के 20 वर्षों बाद हमारा संगठन कहीं और होगा, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा और उसकी शाखाएं होंगी। ये दीर्घकालिक योजना बनाकर चलते हैं, जबकि आप देखेंगे इनकी योजनाएं अल्पकालिक होती हैं बेसिकली। तो ये दीर्घकालिक स्थायित्व बनाए रखने में मदद करते हैं। आप देखिए ना, किसी भी संगठन का संस्थापक, प्रबंध निदेशक, ये कभी नहीं चाहता कि उसका संगठन जल्दी खत्म हो जाए या वो संगठन को छोड़ दे। वो यही चाहता है कि उसका संगठन लंबे समय तक काम करता रहे। तो ये दीर्घकालिक स्थायित्व जो होता है, ये कार्य करने की जिम्मेदारी किसकी है? शीर्ष पर बैठे लोगों की है। इसके बाद में आते हैं, इसके बाद में यही लोग ट्रस्टी के रूप में भी काम करते हैं। किसके रूप में? ट्रस्टी के रूप में काम करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था ट्रस्टी के रूप में कैसे काम करते हैं। इन लोगों ने अपनी पूंजी लगाई हुई है यहाँ पर, अपने पूरे जीवन की पूंजी यहाँ पर लगाई हुई है, बहुत सारा समय उस संगठन को देते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि भाई संचालन किसी और के हाथ में भले ही सौंप दें, लेकिन उसके नाम मात्र के मालिक बनकर उस पर सांकेतिक रूप से नियंत्रण करते रहते हैं। सांकेतिक रूप से का तात्पर्य कि हाँ ठीक है, आप इसको संचालित कीजिए, लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले आप हमसे जरूर पूछिएगा और अनुमति हम देंगे। तो ट्रस्टी के रूप में भी ये लोग काम करते रहते हैं, इस चीज को दिमाग में रखेंगे। तो ये मुख्य कार्य होते हैं बेसिकली किसके? शीर्ष स्तर पर बैठे हुए लोगों के। इसके अलावा भी देखते हैं, इसके अलावा भी शीर्ष स्तर पर बैठे हुए लोग बहुत सारे काम करते हैं। नियुक्तियों को अंतिम रूप देना, ये काम किसका होता है? शीर्ष स्तर पर बैठे लोगों का, क्योंकि उन्हीं के नाम से कोई भी रिक्तियां जारी होती हैं, विपणन जारी होता है। इसके अलावा समन्वय, इसके अलावा देखेंगे, इसके अलावा ये लोग समझौता करने का कार्य भी करते हैं। कौन सा कार्य? समझौते का कार्य। मान लीजिए आपका संगठन ए है और एक दूसरा संगठन बी है, तीसरा संगठन डी है, ठीक है। अब ये तीन संगठन अलग हैं, ये आपका संगठन है जिस पर आप काम कर रहे हैं एक प्रबंधक के रूप में। अब मान लीजिए आपको इन तीनों संगठनों में से किसी एक के साथ में किसी विषय पर कोई समझौता करना है कि हमें साथ में मिलकर काम करना है। तो मुझे एक बात बताएं, ये निम्न स्तर और ये मध्य स्तर के लोग आपको सिर्फ सलाह दे सकते हैं कि ये डी वाली कंपनी बहुत अच्छी है, या कोई आपको सलाह दे सकता है कि बी वाली कंपनी बहुत अच्छी है, या कोई आपको ये सलाह दे सकता है कि सी वाली कंपनी बहुत अच्छी है। लेकिन अब आप क्या करेंगे? अब आप ये करेंगे कि सबसे पहले इन पर आप रिसर्च करेंगे। रिसर्च करने के बाद में देखेंगे कि भाई किसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, किसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि बी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो आप इसके साथ में उस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे और इस कंपनी के साथ में आप काम करेंगे। तो शीर्ष स्तर पर बैठे हुए जो लोग होते हैं वो किसी अन्य कंपनियों के साथ में समझौता करने का काम भी करते हैं। इसके अलावा देखते हैं, इसके अलावा ये लोग अनुसंधान के भी कार्य करते हैं। कौन से कार्य? अनुसंधान यानी कि रिसर्चात्मक कार्य भी करते हैं। ये बाजार पे एनालिसिस करते हैं बैठकर कि भाई अगर इस महीने हमारे प्रोडक्ट की सेल कम हुई है तो उसका रीजन क्या है। तो वो जहां पर उनको फिर ये दिखाई देता है कि यहाँ पर हमसे चूक हुई है। मान लीजिए कोई कंपनी है, वो 1000 करोड़ रुपए की प्रोडक्ट बेचती थी, लेकिन पता चला कि पिछले 2 महीने से उसकी सेल 800-700 करोड़ के आसपास है। तो अब ये सिर्फ स्तर पर बैठे लोगों को जब यहाँ से रिपोर्ट पहुंचती है ना, तो ये लोग बैठ के रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं कि आखिर में ये किस तरीके से हमारी सेल डाउन गई है। तो इस पर वो रिसर्च करने के बाद अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अभी बात समझ में? तो ये रिसर्चात्मक कार्य भी इनके होते हैं। इसके अलावा चलते हैं, इसके अलावा सिर्फ स्तर पर लोगों के कार्य कौन से हैं उस पर भी बात कर लेते हैं, ध्यान देंगे। इसके अलावा इनके कार्य होते हैं विचारात्मक कार्य। कौन से कार्य? विचारात्मक कार्य। ये विचारात्मक कार्य क्या होते हैं, पहले इसको एक लाइन में समझ लेते हैं। अनुसंधानात्मक कार्य आप लोगों ने देख लिया, अब आते हैं विचारात्मक कार्य। बेसिकली शीर्ष स्तर पर बैठे लोग जो होते हैं अपने दफ्तर में बैठकर अपने बिजनेस आइडिया सोचते हैं। ये लगातार ये सोचते रहते हैं प्रबंधन के स्तर पर कि कर्मचारियों को कैसे मैनेज करना है, अपने उत्पाद को कैसे अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना है, कैसे उसकी गुणवत्ता बढ़ानी है। या इनके पास कोई दूसरे कंपनी का कोई ऑफर आता है या कोई दूसरे कंज्यूमर्स आते हैं, तो ये उनके साथ में उनके विचारों को समझकर,
कंसल्टेंट्स आते हैं, उनके विचारों को समझकर बेसिकली अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए काम करते हैं। ये वाला पॉइंट उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ध्यान रखें विचारात्मक कार्य निम्न स्तर और मध्य स्तर का नहीं है। इनका काम सिर्फ ये होता है कि शीर्ष स्तर के लोगों द्वारा दिए गए कार्यों का क्रियान्वयन करना। तो विचारात्मक कार्य करने की जिम्मेदारी किसकी है? शीर्ष स्तर पर बैठे हुए लोगों की है। चलिए, इसके बाद हम आते हैं विश्लेषणात्मक कार्य भी ये लोग करते हैं। विश्लेषणात्मक का तात्पर्य यह है किसी भी चीज पर विस्तृत रिपोर्ट बनाना, विस्तृत रूप से उस पर सोचना। तो देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं कि जब भारत में कोई कंपनी है, मान के चलो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है और कोई संगठन बहुत ज्यादा डाउन जा रहा है, तो ये हमको विश्लेषण करना होता है कि आखिर में बाजार में ऐसा क्या हुआ है। तो उसके बेसिस पे फिर ये लोग विश्लेषण करते हैं कि आखिर में हमको कहाँ पर सुधार करने हैं, कहाँ पर हमसे गलतियां हुई हैं और कैसे इसको और हम चैन बनाकर आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे कार्य जो होते हैं ये उच्च स्तर पर बैठे हुए लोगों के होते हैं। तो एक बार पुनः देख लीजिए, सबसे पहले कौन से कार्यों की हम बात कर रहे हैं? शीर्ष स्तर पर बैठे हुए लोग सबसे पहले काम कर रहे हैं कौन से? निर्णयात्मक। संगठन में जो भी कार्य होंगे उस पर अंतिम निर्णय लेने की जिम्मेदारी किसकी होती है? शीर्ष स्तर पर बैठे हुए लोगों की होती है। इसके बाद बजट पर अनुमोदन का कार्य किसका है भाई? शीर्ष स्तर पर। मध्य स्तर और निम्न स्तर बजट निर्माण करने में मदद करता है, बजट पर अनुमोदन नहीं करता। अनुमोदन का मतलब होता है अंतिम रूप से बजट को मंजूरी प्रदान करना, ये अनुमोदन का रूप होता है। इसके बाद आता है योजना का निर्माण। तो योजना का निर्माण कौन करता है? योजना के निर्माण में भी मुख्य भूमिका निभाते हैं शीर्ष स्तर पर बैठे हुए लोग। इसके बाद हम बात करते हैं परिणाम की समीक्षा भी कौन करते हैं? शीर्ष स्तर पर बैठे हुए लोग परिणाम की भी समीक्षा करते हैं। इसके बाद आ जाए आय का वितरण। भाई बजट में से किसको कितना बांटना है, किस हिस्से में कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, किस डिपार्टमेंट को कितना बजट देना है, ये सारी जिम्मेदारी शीर्ष स्तर की होती है। दीर्घकालिक स्थायित्व, ये हमेशा सोचते हैं कि उनका संगठन एक लंबे समय तक काम करता रहे। ठीक है। इसके बाद ट्रस्टी के रूप में काम करते हैं। जिस संगठन में काम कर रहे हैं उस संगठन में नाम मात्र के वो अपने आप को सांकेतिक रूप से मुख्य बताते हैं, बल्कि वो क्रियान्वयन करने का काम करते हैं। किसी दूसरे संगठन के साथ, दूसरी कंपनीज के साथ जो समझौते होते हैं उन पर ये भूमिका निभाते हैं। अनुसंधान का भी काम करते हैं। विचारात्मक कार्य करना इनकी मुख्य विशेषता है और इसके बाद विश्लेषणात्मक कार्य भी ये लोग करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे, आप स्वयं को एक प्रबंधक के रूप में रखिए और देखें कि आप एक संगठन के प्रबंधक हैं, प्रमुख हैं उसके, तो आपको और बहुत सारे कार्यों को करना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान दें, इन प्रश्नों को अगर आपको समझना है और सही करना है, प्रबंधक से जितने भी प्रश्न आएंगे आप अपने आप को केंद्र पर रखेंगे, ये दिमाग में रखें। अब इन कार्यों को करने के लिए ये सबके बस की बात तो नहीं है कि निर्णय त्वरित रूप से लें। भाई निर्णय लेना है तो आपको त्वरित रूप से लेना पड़ेगा, गुणात्मक निर्णय लेना पड़ेगा, ऐसे निर्णय लेना पड़ेगा जिससे आपका संगठन ग्रोथ करे। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ निर्णय जो होते हैं वो आपके संगठन की गति को कम कर देते हैं। तो कौन सा निर्णय सही है, कौन सा नहीं है, विधिक सलाह लेनी है नहीं लेनी है, वित्तीय सलाह लेनी है नहीं लेनी है, ये सिर्फ इस तरह के लोग जानते हैं। तो अब देखें कि इन कार्यों को करने के लिए हर प्रबंधक के पास कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, कुछ गुण होने चाहिए। बिना कुछ गुणों के ये सारे निर्णय लिया जाना संभव नहीं है। तो अब हम ये देखेंगे कि एक अच्छे प्रबंधक में कौन से गुण होना आवश्यक होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं शीर्ष स्तर पर बैठे हुए लोगों के पास कौन से गुण उनके पास होने चाहिए। शीर्ष स्तर पर बैठे हुए लोगों के गुण, चलो आपसे पूछा जा सकता है कि शीर्ष स्तर पर जो लोग हैं उनमें कौन से गुण होने चाहिए। ध्यान से समझ लें। पहला देखते हैं, शीर्ष स्तर पर बैठे हुए जो लोग हैं उनके पास सबसे पहला गुण होना चाहिए निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय लेने की क्षमता उनके पास अवश्य रूप से होनी चाहिए। यानी कि वो निर्णय लेने के लिए किसी और पर निर्भर न रहें, और किसी और पर निर्भर रहेंगे, हाँ सलाह ले सकते हैं, वित्तीय सलाह ले सकते हैं, विधिक सलाह ले सकते हैं, लेकिन निर्णय अंतिम रूप से लेना चाहिए कि भाई हमारे संगठन के लिए कौन सा कदम उचित होगा, कौन सी योजना अच्छी होगी और कितना बजट उसमें लगेगा, कौन से कर्मचारी हमारे संगठन के लिए अच्छे होंगे, तकनीकी रूप से हमें संगठन को किस तरीके से मजबूत बनाना है, वित्तीय रूप से किस तरीके से मजबूत बनाना है, तो ये कैसे हमको कर्मचारियों के बीच समन्वय करना है, इन सारी चीजों का निर्णय लेने के गुण उनके अंदर होना चाहिए।
इसके अलावा देखें कि वर्तमान समय जो है ये भविष्य को देखते हुए निर्णय होने चाहिए। कारण ये है कि आने वाले समय में किस चीज पर ग्रोथ करेगा, कौन सा सेक्टर ग्रोथ नहीं करेगा, इस चीज की समझ उनके अंदर होनी चाहिए। आप इसको कह सकते हैं इनके पास में कल्पना शक्ति का होना बहुत आवश्यक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि इनको बाजार में चलने वाली या बाजार तंत्र की समझ होना बहुत आवश्यक है। बाजार तंत्र की समझ, इसका तात्पर्य समझ लेते हैं। मान लीजिए कि कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि तकनीकी सेक्टर्स बहुत आगे जा रहा है। जैसे ऑनलाइन कोचिंग संस्थानों को ही देख लीजिए, बहुत तेज गति से ग्रोथ कर रहे हैं। ऑफलाइन संस्थान अब उतने अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रहे जितना कि आज से 3-4 साल पहले था, लेकिन ये कहीं कहीं पर लागू होता है, ध्यान देंगे। तो बाजार तंत्र की समीक्षा अगर इनको समझ है कि आगे चल के कौन सा प्रोडक्ट अच्छा बिकेगा, बाजार में मांग किसकी बढ़ेगी, ग्राहक को कौन सी क्वालिटीज पसंद है, तो ये अपने संगठन को उस हिसाब से ढाल पाएगा। इसको कहते हैं कल्पना शक्ति का होना। तो इनके अंदर ये होना जरूरी है, यानी कि बाजार तंत्र की समझ होना जरूरी है, भावी समझ होना जरूरी है, मांग की समझ होना जरूरी है, प्रोडक्ट की क्वालिटीज की समझ होनी जरूरी है। इसके बाद चलते हैं, इनके अंदर एक गुण अवश्य होना चाहिए, विश्वास का गुण। विश्वास का गुण भाई किसके प्रति विश्वास? विश्वास होना चाहिए अपने अधीनस्थों के प्रति विश्वास। तो यहां पर ध्यान से समझ लें, इनके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, अधीनस्थों के प्रति इनको विश्वास होना आवश्यक है। कैसे भी देख लीजिए, आप शीर्ष स्तर पर बैठे हुए हैं, आप देखते हैं कि आपका जो प्रबंधक है वो किसी काम में उलझ गया है, वो ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको समझाकर उस पर भरोसा करें कि वो व्यक्ति आपके लिए अच्छे से कार्य करेगा। अगर आप अपने कर्मचारियों को संदेह की नजर से देखते हैं तो फिर वो कर्मचारी आपके प्रति समर्पण, सत्यनिष्ठा का भाव कभी नहीं दर्शाएंगे। तो विश्वास होना अति आवश्यक है कि आपने जिन कर्मचारियों को नियुक्त किया है, आप जिस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट आपके संगठन के विकास के लिए अति आवश्यक होगा। चलिए इसके बाद समझते हैं, मानवीय समझ भी होनी अति आवश्यक है। कौन सी समझ? मानवीय समझ होना अति आवश्यक है। देखिए एक चीज होती है, मनुष्य के अंदर भावनाएं बहुत प्रगाढ़ होती हैं, भावनाएं बहुत तेज गति से मनुष्य के अंदर बलवती होती हैं। तो मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए, अगर आपके अंदर भावनाएं हैं, आप दूसरे की भावनाओं को अच्छे से समझ पाएंगे, तो यहां पर ध्यान से समझ लें, आप सामने वाले व्यक्ति को मैनेज कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कल हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि एक प्रबंधक महोदय थे, उनके ऑफिस में एक निम्न स्तरीय कर्मचारी जो था वो किसी बात को लेकर परेशान था। तो इन महोदय ने क्या किया, उनके पास गए, उनसे चर्चा की, इनसे इनकी परेशानी का कारण पूछा, और परेशानी का कारण पूछने के बाद उनकी सारी परेशानियों को इन्होंने समाप्त किया। तो इससे क्या हुआ, इससे ये समझ आया कि इस व्यक्ति के अंदर मानवीय गुण है और इनकी भावनाओं को, इनके संवेगों को इन्होंने समझ पाया है। संवेग का अर्थ ही भावना होता है। इनके संवेगों को इन्होंने समझा और इनकी समस्या का समाधान किया। तब ये व्यक्ति प्रबंधक के प्रति और संगठन के प्रति पूरी सत्यनिष्ठा के साथ काम कर रहा था। तो मानवीय समझ होनी चाहिए अपने कर्मचारियों के प्रति, सामाजिक हितों के प्रति भी, कि आप जिस संगठन में काम कर रहे हैं उस संगठन का जो उद्देश्य है उससे किस तरीके से मानवीय हित जुड़े हुए हैं, समाज के मानवों के हित जुड़े हुए हैं, पर्यावरणीय हित जुड़े हुए हैं, आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। और इन चीजों की अगर समझ है तो आप निसंदेह बेहतर प्रबंधक के रूप में जाने जाएंगे। इसके बाद आते हैं, इसके अलावा इन व्यक्ति में न्यायप्रियता का गुण होना भी आवश्यक है। इनके अंदर न्यायप्रियता का गुण होना अति आवश्यक है, ध्यान दिमाग में रखेंगे, न्यायप्रियता। इसका भी एक उदाहरण समझाता हूं। मान लीजिए आप किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं, आप प्रबंधक के रूप में काम कर रहे हैं, कुछ कर्मचारी हैं ए बी सी, मान लीजिए इसमें से कोई एक आपका दूर का रिलेटिव है, रिश्तेदार लगता है। ये तीनों ही काम में बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस वर्ष इस कर्मचारी का कार्य बड़ा उच्च स्तरीय है। इनका भी कार्य ठीक है, लेकिन इस वर्ष बेहतर प्रदर्शन किया है सी ने, लेकिन ए जो है ये आपका दूर का रिश्तेदार है और इस वर्ष कंपनी में किसी एक को प्रमोशन मिलना है, दोनों सेम रैंक पर हैं। तो यहाँ पर न्यायप्रियता यह कहती है, न्यायप्रियता का गुण यह कहता है कि भाई, तटस्थता का गुण यह कहता है
कि आपको इस कर्मचारी को प्रमोशन देना चाहिए, बिकॉज इसने जो है आपके संगठन के लिए पूरे ईमानदारी से समर्पण के साथ कार्य किया है और इसका प्रदर्शन से आपकी कंपनी को, आपके संगठन को बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। तो ये न्यायप्रियता का गुण होना चाहिए, भाई भतीजावाद, पक्षपात, ये वाले गुणों का समावेश इस व्यक्ति में नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद आते हैं, इसके बाद अच्छे प्रबंधक में सत्यनिष्ठा का गुण भी होना चाहिए। सत्यनिष्ठा का गुण, भाई सत्यनिष्ठा का गुण क्या होता है? सत्यनिष्ठा का अर्थ होता है सत्य के प्रति अडिग होना, चाहे फिर वो नुकसान क्यों ना हो जाए। मान लीजिए जो आपकी कंपनी है, एक उदाहरण के साथ समझते हैं, आपका संगठन कोई ऐसा कार्य करता है जिससे कि पर्यावरण को कोई भी हानि नहीं होती है। आपके संगठन का ये कार्य है कि पर्यावरण को कोई हानि नहीं हो रही है। अब चूंकि बाजार की मांग ऐसी है कि आप मान लीजिए आप एक रंग बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं, बाजार की मांग है कि रंग की डिमांड बढ़ गई है, तो आपने क्या किया, आप अभी तक बेसिकली पर्यावरणीय अनुकूल रंग बनाते थे। जैसी बाजार में मांग बढ़ी, आपके अधिकारियों ने कहा, कर्मचारियों ने कहा कि मांग बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, तो आपने उसमें केमिकलाइजेशन कर दिया, उसमें आपने रसायन मिला दिया, तो इससे तो पर्यावरण का नुकसान है। तो आप ये कहेंगे कि ना, हम सत्य के प्रति अडिग हैं, अपने सिद्धांतों के प्रति अडिग हैं कि भाई देखिए हमारा सिद्धांत है कि हम पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए हम इसमें भले ही उत्पाद कम होगा, हमारे से कम होगी, लेकिन हम अपने सिद्धांतों के साथ में समझौता नहीं करेंगे, इससे भले ही हमारा नुकसान हो जाए। ये सत्यनिष्ठा कहलाती है। इससे क्या होगा, आपके संगठन के सिद्धांत यथावत होंगे और जनता का भरोसा आपके संगठन पर बना रहेगा कि आप पर्यावरण अनुकूल काम कर रहे हैं, आप अपने सिद्धांतों के अनुकूल काम कर रहे हैं और आप सत्यनिष्ठ हैं अपने प्रति भी, पर्यावरण के प्रति भी, संगठन के सिद्धांतों के प्रति भी और सामाजिक हितों के प्रति भी। ये दिमाग में रखेंगे। इसके अलावा आते हैं, तो इसके अलावा देखते हैं कि कौन से गुण और होने चाहिए। इसके अलावा एक अच्छे प्रबंधक में सहानुभूति और समानुभूति दोनों के गुण होने चाहिए। सहानुभूति भी और समानुभूति का भी गुण होना चाहिए। दरअसल क्या होता है, इन दोनों को समझकर हमको लगता है कि ये दोनों एक ही हैं, बट दोनों में कुछ अंतर भी होते हैं। सहानुभूति का तात्पर्य है, मान लीजिए आपके सामने एक व्यक्ति है ए, इसको कोई तकलीफ है, तो इसकी तकलीफ को देखकर अगर आपको तकलीफ हो रही है कि हाँ यार ये बहुत तकलीफ में है, आप उसकी तकलीफ को महसूस करने की कोशिश कर पा रहे हैं, उसके साथ सांत्वना जता रहे हैं, तो फिर ये सहानुभूति होती है। ये क्षणिक होती है। मान लीजिए ए व्यक्ति हॉस्पिटल में है, उसको कोई चोट वगैरह लगी, उसको दर्द हो रहा है, रो रहा है, तो आप भी थोड़ी देर के लिए संवेदनशील हो जाते हैं। आप देखिए बहुत सारा दर्द हो रहा होगा इसका, उसको सांत्वना देते हैं, और जब वहां से बाहर निकलते हैं तो फिर आप थोड़ी देर के लिए बाद इस पूरे घटनाक्रम को विस्मृत कर देते हैं, भुला देते हैं और आप अपने अन्य कार्य में लग जाते हैं। ये सहानुभूति होती है, ये क्षणिक होती है, अर्थात किसी के दुख को देखकर दुखी होना, ये सहानुभूति है। समानुभूति, अगर मान ली सह अनुभूति, यानी कि सह का मतलब साथ में और अनुभूति का मतलब है महसूस होना। समानुभूति अगर इसको आप देखेंगे तो सम अनुभूति, यानी कि वैसे ही अनुभूति होना। अगर किसी और को दर्द हो रहा है, मान लो यहाँ पर भी एक व्यक्ति ए है, इसको कोई तकलीफ है, तो आप ये समझ लेना कि इसके दर्द को अपना ही समझ लेना कि मुझे भी वैसे ही तकलीफ हो रही है। ये समानुभूति आती है। और ध्यान दें, ये गहरा भाव होता है, समानुभूति का भाव ये गहरा भाव होता है। इसमें आप क्या करते हैं, इस व्यक्ति को जिसको की तकलीफ है, इसकी तकलीफ को दूर करने के लिए आप तत्पर हो जाते हैं, कोई ना कोई ऐसा कदम उठाने लगते हैं, कोई कार्य करते हैं कि इसकी तकलीफ त्वरित रूप से खत्म हो जाए। ये समानुभूति का गुण होता है। ठीक है, अब ये दोनों क्यों होना आवश्यक है? मान लीजिए आप प्रबंधक हैं और आपके ऑफिस में बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा तकलीफ में है, बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है, इसके साथ कोई ऐसी घटना घटी है जो आपके साथ पहले भी घट चुकी है, तो आप समझ पाएंगे कि इस व्यक्ति को कितना दर्द हो रहा होगा, कितनी वो तकलीफ में होगा, क्योंकि आपके साथ वो घटना पहले घट चुकी थी। तो अब आप क्या करेंगे, इसकी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई कदम उठा देंगे। ये समानुभूति है। और ध्यान दें, इससे क्या होगा, इसकी समस्या का समाधान हो चुका होगा, और जब इसकी समस्या का समाधान हो चुका होगा तो ध्यान दें कि ये व्यक्ति अब आपके प्रति निष्ठावान हो जाएगा, आपकी कंपनी के प्रति समर्पित हो जाएगा, ईमानदारी से काम करेगा। तो समानुभूति का अगर गुण होगा,
सहानुभूति का अगर गुण होगा तो आप देखेंगे कि आपके संगठन के जो कर्मचारी हैं, अधीनस्थ जो आपके हैं, वो आपके साथ समर्पण का भाव दिखाएंगे और आपके जो बड़े बड़े लक्ष्य है ना, ये बहुत जल्दी अचीव आप कर लेंगे। कम संसाधनों में अगर आपको लक्ष्य अचीव करना है तो ये दोनों गुणों का होना अति आवश्यक होता है, समानुभूति और सहानुभूति, क्योंकि इससे आपके संगठन का जो कार्यात्मक माहौल है, इसको हम कहते हैं वर्क कल्चर, कार्य संस्कृति, ये बहुत अच्छी हो जाएगी। और वर्क संस्कृति अगर अच्छी होगी तो आपका संगठन बहुत अच्छे से काम करने लगेगा। तो इन दोनों गुणों का होना भी आवश्यक है। इसके अलावा वस्तुनिष्ठता, इस गुण का भी होना आवश्यक है। वस्तुनिष्ठता, अब ये वस्तुनिष्ठता क्या होती है, इसको एक लाइन में समझ लीजिए। आप अभी जब पटवारी का पेपर देने के लिए जाएंगे तो आपके सामने वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही आएंगे 200। वस्तुनिष्ठ में आपके पास 4 विकल्प होंगे, एक प्रश्न दिया होगा और आपको क्या करना होगा, अपने तर्क के आधार पर, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर, पूर्व अनुभव के आधार पर इन चारों में से जो उत्तम विकल्प होगा उसको चुनना होगा। यही वस्तुनिष्ठता कहलाती है। अब इसमें ये गुण क्या मदद करता है उसको देखते हैं। आप अगर किसी संगठन में एक प्रबंधक के रूप में काम कर रहे हो और मान लीजिए कि आपको कुछ कर्मचारियों की अधीनस्थों की नियुक्ति करनी है। अब कुछ अधीनस्थ यही मान लीजिए आपके पास आते हैं इंटरव्यू के लिए, इसमें जो कुछ आपके रिश्तेदार हैं, कुछ नेताओं की सिफारिश से आ रहे हैं, मान लीजिए कोई आपके पहचान वाले की सिफारिश से आए हैं, तो क्या पहचान वाले की सिफारिश वाले को आप नियुक्त कर लेंगे? क्या रिश्तेदार को नियुक्त कर लेंगे? नहीं, क्योंकि हो सकता है वो आपकी संस्था के लिए, आपके संगठन के लिए वो अनुपयुक्त हो। तो अब आप क्या करेंगे, इन चारों की योग्यताओं को परखेंगे। ये भी गुण शीर्ष प्रबंधन का ही है, ये कार्य शीर्ष प्रबंधन का होता है। और आप देखेंगे किसके पास एक्सपीरियंस है, जिस पद के लिए वो आए हैं उस पद के लिए कौन व्यक्ति सर्वाधिक योग्य है, किसके पास वो तकनीकी कौशल है, किसके पास वो वाक्पटुता है जो आपके इस पद को फुलफिल कर सके। तो ये अच्छा, तो इसमें क्या किया आपने, उत्तम विकल्प को चुना, आपने सिफारिश के आधार पर किसी और को नहीं चुना। बाजू में नकल मारते हुए तो नहीं देखेंगे कि पटवारी के एग्जाम में कि भाई उसने सी लगाया तो मैं भी सी लगा दूं, नहीं, आपको तर्क शक्ति के आधार पर उत्तम विकल्प को चुनना है। इसके अलावा पारदर्शिता होनी चाहिए, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण गुण है, पारदर्शिता। इसका मतलब ये होता है कि आप जो कुछ काम कर रहे हैं उसकी जानकारी आपके समस्त अधीनस्थों को, आपके समस्त सहयोगियों को होना चाहिए। और सामान्य प्रशासन की भाषा में हम कहते हैं पारदर्शिता का मतलब कि सरकार जो निर्णय ले रही है, सरकार जो कार्य कर रही है, उसकी समस्त जानकारी जनता तक हो, ये पारदर्शिता कहलाती है। इससे भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिलती है। लेकिन ध्यान से, मान लीजिए आप किसी संगठन में प्रबंधक के पद पर काम कर रहे हैं, आपके साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में और भी कुछ लोग हैं और आप अगर कोई अकेले निर्णय लेते हैं कि भैया मुझे इस व्यक्ति को अपने संगठन में नियुक्त करना है, तो आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये बताएंगे कि आपने किस आधार पर इस व्यक्ति को नियुक्त किया है, पूरी पारदर्शिता के साथ, कि हाँ इस व्यक्ति में ये योग्यता थी, इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि ये व्यक्ति हमारे लिए कार्य करेगा। ये गुण का होना आवश्यक इसलिए है क्योंकि पारदर्शिता जब होगी तो किसी भी संगठन में भ्रष्टाचार जैसी समस्या का समाधान हो जाएगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा। इस चीज को दिमाग में रखेंगे। पारदर्शिता इस भी मामले में हो सकती है, मान लीजिए आप प्रबंधक हैं, आपने इस वर्ष 1000 करोड़ रुपए का माल सेल किया, तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना पड़ेगा इतना उत्पादन हुआ, इतना हमने बेचा। अन्यथा अगर पारदर्शिता नहीं होगी तो हो सकता है कि माल कितनी और का बेचा गया होगा, किसी और कीमत का, और किसी और चीज के बारे में हम जानकारी दे रहे होंगे। तो पारदर्शिता का होना आवश्यक है। इसके अलावा ईमानदारी का होना आवश्यक है। इसके अलावा अगर आप किसी संगठन में जब काम करते हैं तो आपके संगठन में विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न धर्म के लोग भी काम करने के लिए आते हैं, तो आपके पास एक सहिष्णुता का भाव भी होना आवश्यक है। मान लीजिए आप किसी संगठन में काम कर रहे हैं, बहुत सारे जाति धर्म भाषा के लोग आते हैं, सभी का कल्चर अलग है, तो आपको सबको साथ में लेकर चलना होता है। तो ये गुण भी आपके अंदर होना चाहिए, सहिष्णुता का। सहिष्णुता का अर्थ होता है दूसरे के विचारों को सहन करने की क्षमता। अगली बात समझ में। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो आज के लिए शीर्ष स्तर के प्रबंधन में हम इतना ही बात करेंगे।
कल हम पढ़ेंगे मध्य स्तर के प्रबंधन में कौन से अधिकारी हैं, उनके क्या कार्य हैं, उनके क्या गुण हैं। कल हम पढ़ेंगे निम्न स्तर के, ये दोनों वाले थोड़े छोटे हैं तो इस पर हम कल बात कर लेंगे। और हाँ, हम 2 दिन बाद से लगभग रविवार के दिन से हम लोग पूरे प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे कि हम जो प्रबंधन पढ़ रहे हैं उनसे क्या क्या प्रश्न बनने की संभावना है और पिछले वर्षों के पेपर में कौन से प्रश्न आए हैं। एक कार्य आपके लिए है कि आज हमने जितना पढ़े हैं और आप जहां से भी पढ़ रहे हैं आप प्रश्नों को खुद बनाने की कोशिश करें कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। अगर आप खुद से प्रश्नों को बनाने की कोशिश करेंगे तो आपसे परीक्षा हॉल में प्रश्न को गलत करने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। लक्ष्य एकेडमी में 1 दिसंबर से सुबह 7 से 12, 10 बजे से 4 बजे तक और 2 बजे से 7 बजे तक नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। आप 2 दिन का डेमो लेकर ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद। शुभम जी, शुभम जी, शुभम जी, शुभम जी, उसको क्लोज कर दो। ये हो गया। हाँ।